ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज इस शो में मैं आपको दिखाने वाली हूं। आइए शुरू करते हैं आज के जनहित और सबसे पहले खबरों का मेन्यू, इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात कैश कांड की करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले जले नोटों ने पूरे देश को हैरान कर दिया, सिस्टम को परेशान कर दिया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है, जस्टिस वर्मा भी सफाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या इस मामले में लीपापोती की जा रही थी? भारतीय न्यायपालिका जो संविधान की संरक्षक भी है, कैश कांड से उसकी साख पर भी सवाल है। संसद से लेकर सड़क पर कलीजियम सिस्टम की चर्चा फिर से तेज हो गई है। न्यायपालिका के जिस कथित भ्रष्टाचार पर पहले कुछ जजेस सवाल खड़े करते थे, अब वही सवाल जनता पूछ रही है। और इसके बाद बिहार की खबर दिखाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल बहुतों के निशाने पर हैं। कल की एक घटना के बाद बिहार में जंगल राज का मुद्दा फिर गर्मा गया है। आज नीतीश के खिलाफ मुस्लिम विरोधी एंगल सामने आया। नीतीश की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने बॉयकॉट किया और इसका कितना असर रहा, ये आपको आगे रिपोर्ट में दिखाएंगे आज। इसके अलावा 16वीं सदी में मेवाड़ के शासक रहे राणा सांगा पर आज देश भर में सियासत हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा को बाबर से मिला हुआ बताया था, तो बीजेपी और हिंदू संगठन उनके विरोध में आ गए। अबू आजमी की तरह अखिलेश यादव ने अपने सांसद रामजी सुमन का बचाव किया है। साथ ही खबर मेरठ से, जहां सौरभ हत्याकांड को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मुस्कान ने सौरभ के सीने पर, गर्दन, कलाई पर खंजर घोंपे थे एक तरीके से, और पुलिस इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि कहीं इस हत्याकांड में कोई और भी तो शामिल नहीं था। तो ये तमाम खबरें हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं जनहित में। आज सबसे पहले बात कैश कांड की करेंगे। आपने देश में बड़े बड़े कैश कांड के बारे में सुना होगा। एक संसद का कैश कांड आपकी मेमोरी में होगा, एक कैश फॉर जॉब में जिसकी चर्चा आप सुनते रहते हैं। लेकिन आज जिस कैश कांड की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है। ये पहला कैश कांड है जिसमें हरे हरे नोट साबुत नहीं, जले हुए मिले हैं। और ये किसी नेता के घर से नहीं, आरोप लगे नोटों के ये बंडल एक न्यायमूर्ति के घर में रखे हुए थे। 11 अक्टूबर 2021। I, Yashwant Verma, having been appointed as a judge of the High Court of Delhi, having been appointed as judge of the High Court of Delhi, 3 साल 5 महीने और 11 दिन पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट जज के तौर पर शपथ ली। तीसरी सूची में लिखे विधि, निष्ठा, ज्ञान और विवेक के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात दोहराई। संविधान और कानून का पालन करने की कसम खाई। perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. लेकिन इन्हीं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो तस्वीरें सामने आई, उसने न्यायपालिका के साथ साथ पूरे देश में भूचाल ला दिया है। कहीं आधे तो कहीं पूरे जले ये नोट देश का जुडिशियल सिस्टम चलाने वालों पर सस्पेंस बढ़ा रहा है। ये हरे हरे नोट जलकर भले ही खाक हो चुके हों, लेकिन इनकी राख न्याय के मंदिर की साख पर कई सवाल खड़े कर रही है। 1 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा था और कल शाम ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इनमें 500 रुपए नोटों की कई गड्डियां जली हुई दिख रही हैं। रिपोर्ट है कि ये जले हुए नोट 4 से 5 बोरियों में भरे हुए थे। तस्वीरों में दमकल कर्मी नोटों में लगी आग बुझाते दिख रहे हैं। ये वीडियो 14 मार्च यानी होली के दिन का है। पूरे देश में होलिका दहन हो चुका था, होली भी खेली जा चुकी थी, लेकिन दिल्ली के 30 तुगलक रोड पर 500 के नोटों का दहन हो रहा था। इस वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैश कांड से संबंधित दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट भी अटैच है, जिसके मुताबिक 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के सचिव ने पुलिस को आग लगने की खबर दी। आग लगने पर अलग से फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया गया। जिस कमरे में आग लगी उसका इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जाता था और पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 15 मार्च को कमरे से मलबा साफ किया गया।
14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर नोटों के बंडलों में आग लगी। अगले दिन मलबा साफ कर दिया गया, फिर भी बंगले के बाहर पतझड़ के पत्तों के साथ ये जले नोट भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। तुगलक रोड पर ये घर है उनका और आप देख सकते हैं इसी घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और घर के बाहर आपको इस तरीके के कई जले हुए जो नोट के टुकड़े हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। एनडीएमसी के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जब सफाई की थी तो 15 से 20 जो जले हुए नोट थे वो यहाँ से बरामद किए थे। 30 तुगलक रोड के भीतर नोटों का मलबा और बाहर इन अधजले नोटों के केंद्र में है जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनका यह आधिकारिक निवास है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपलोड रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का भी पक्ष है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आरोप पूरी तरह निराधार है। मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं है। आग की घटना के वक्त मैं भोपाल में था। आग बुझने के बाद परिवार को जले नोट नहीं मिले। परिवार के किसी सदस्य ने स्टोर में कैश नहीं रखा। खुले कमरे में कोई कैश क्यों रखेगा? जले नोट उसी वक्त क्यों नहीं जब्त किए गए? मेरी साख को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुझे झूठे और बेबुनियाद आरोप से मुक्त किया जाए। जस्टिस वर्मा कैश कांड से किनारा कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रखे गए हैं। किसी हाईकोर्ट जज को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का पहला चरण इस तरह की जांच कमेटी का गठन ही होता है। अब जस्टिस वर्मा के मामले में ऐसी कमेटी का गठन कर दिया गया है। अगर ये कमेटी जज पर लगे आरोपों को सही पाएगी तो उसकी रिपोर्ट संसद को भेजी जाएगी। प्रक्रिया यही है कि इस रिपोर्ट के बाद संसद में जज को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर जस्टिस वर्मा पहले ही इस्तीफा दे देते हैं तो संसद में महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। विपक्ष राज्यसभा में ये मुद्दा उठा भी चुका है। सरकार कह रही है कि रिपोर्ट तो आ जाने दें। में सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है और आपके ध्यान में भी आया 3 जो जिसमें 2 तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आने दो फिर बताएंगे। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एक्शन में सुस्ती को लेकर कई वरिष्ठ वकील सवाल उठा रहे हैं। If the incident is of 14th March and the Supreme Court came to know only on 20th March, why is it that the transfer was ordered? Why is it that the Chief Justice came to know only on 20th and the incident has happened on the 14th? Why is it that the Chief was not informed? दरअसल शुक्रवार को ही जस्टिस वर्मा के घर कैश कांड की खबर सामने आई थी। फिर दमकल विभाग ने नोटिस जारी कर कैश मिलने की खबर खारिज की थी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कैश कांड की पूरी तस्वीर साफ की। तो जज के घर पर नोटों के बंडल कैसे आ गए? जस्टिस वर्मा के ही थे या किसी और ने रख दिए थे? इस पर जजमेंट देना हमारा नहीं, ये तो अदालत का काम है। हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि इस कैश कांड के बाद वो कौन से सवाल हैं जो फिर सिस्टम के लिए चैलेंज बनकर सामने आए हैं। एक बार फिर पूछे जाने लगा है, अगर न्यायपालिका में ही कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो तो उसे ठीक करने का सिस्टम में कोई बंदोबस्त है भी या नहीं। अक्टूबर 2024 न्याय की देवी श्याम रंग से श्वेत वर्ण में परिवर्तित हो गई। आंखों पर बंधी पट्टी हट गई ताकि कोई कानून को अब अंधा ना कहे। दाएं हाथ में तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर दिए गए ताकि पक्षपात के आरोप ना लगे। तलवार की जगह संविधान की किताब रखकर लॉ ऑफ लैंड का संदेश दिया गया। लेकिन क्या न्यायपालिका खुद इस परिभाषा से ऊपर है? What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. 21 मार्च को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ये वक्तव्य जस्टिस वर्मा के घर हुए कैश कांड को लेकर दिया। इन तस्वीरों पर संसद से लेकर सड़क तक गदर मचा है।
जले हुए नोटों के बंडल और अधजले बिखरे नोटों ने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। पक्ष हो या विपक्ष, सब कैशकांड को न्यायपालिका पर कलंक बता रहे हैं। नोटें नहीं जल रही हैं, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। बहुत सारे फैसले पिछले कुछ वर्षों में सवालों के घेरे में आए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है यही प्रैक्टिस चलती होगी। रुपए का लेन देन, भ्रष्टाचार। अब जजेज के भ्रष्टाचार की कोई जांच तो हो नहीं पाती। अगर ये किसी पॉलिटिकल लीडर के घर पे इतने पैसे पाए जाते तो बवाल मच जाता। मैं चाहता हूं कि जुडिशरी के लिए भी कुछ मापदंड तय होने चाहिए और वो दे आर ऑलवेज क्लीन, ये कंसेप्ट भी बंद होना चाहिए। जिस कॉलेजियम सिस्टम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी बताया गया, अब उसी कॉलेजियम को ज्यूडिशरी के कथित भ्रष्टाचार का आधार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है क्या कॉलेजियम पर 2 साल पहले तत्कालीन कानून मंत्री ने जो बात कही थी वो सही नहीं थी? आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं, एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाईकोर्ट के सीनियर जजेस है, कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं। तब कानून मंत्री के इस बयान से न्यायपालिका और कार्यपालिका में तलवारें खींचने की खबरें बनी थी। कहा जाता है किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय ले लेने और उनका तबादला विज्ञान मंत्रालय में कर देने का यह बड़ा कारण था। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जजों की नियुक्ति के लिए कड़े कदम उठाए थे। कॉलेजियम सिस्टम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताते हुए पलट दिया था। लेकिन इस बार जस्टिस वर्मा कैशकांड ने कॉलेजियम सिस्टम पर फिर बहस का मौका दे दिया है। गेंद न्यायपालिका के पाले में है कि वो जस्टिस वर्मा केस में क्या नजीर पेश करती है। न्यायपालिका पर जो छींचे पड़े हैं वो दाग कैसे धोती है। अदालतों में भ्रष्टाचार होने और किसी जज के भ्रष्ट हो जाने जैसे आरोप खुद अदालतों के अंदर से भी उठे हैं। खुद न्यायपालिका में ही रहे लोगों ने सवाल उठाए हैं। कुछ ने पद पर रहते तो कुछ ने पद छोड़ने के बाद, लेकिन उठाते रहे हैं। पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा था, मैं न्यायपालिका पर अपने ही सदस्यों के भ्रष्टाचार को बार बार दबाने का आरोप लगाता हूँ। न्यायमूर्ति JS वर्मा ने कहा था, जब लोग सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुझे मुंह पर तमाचा लगता है। न्यायमूर्ति AK गांगुली कह चुके हैं, जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो भ्रष्टाचार के उन्मूलन का क्या होगा। और न्यायमूर्ति SP भरूचा और जस्टिस माइकल सल्दान्हा के तो सीधे सीधे बयान थे। भरूचा ने कहा था भारत में 20% जज भ्रष्ट हैं और सल्दान्हा ने कहा था न्यायपालिका का 33% हिस्सा भ्रष्ट है। इस बार जस्टिस वर्मा के कथित कैशकांड पर भी विरोध का बिगुल न्यायपालिका के अंदर से उठा है। जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने का वहां की बार एसोसिएशन ने विरोध कर दिया है। ट्रांसफर को चुनौती दी है। बाय CBI और ED इसकी जांच हो, लेट देम रजिस्टर एन FIR, उनको इन्वेस्टिगेशन का पावर दीजिए, जिससे जनता में ये सिग्नल जाए, एक परसेप्शन जाए कि न्यायालय इतना निष्पक्ष है कि वो अपने और एक कॉमन आदमी में अंतर नहीं करता। स्पिन नहीं है, यहाँ पे कूड़ा करकट मत फेंकिए। हमें जजेस चाहिए, करप्ट जजेस नहीं चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जस्टिस वर्मा के तबादले का कैशकांड से कोई लेना देना नहीं है। तबादले की प्रक्रिया पहले से जारी थी। इस पूरे मामले में देखने की बात अब यही है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठा शोर किसी मुकाम तक जाता है या फिर कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा, जैसे कि पहले के कई मामले अब चर्चा में नहीं हैं। और आइए अब सियासी खबरों की तरफ रुख करते हैं। लेकर चलती हूं मैं आपको बिहार, जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर दिन भर निशाने पर रहे। आज कुछ मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की रोजा इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर दिया। वजह बताई, क्योंकि वक्फ बिल के साथ नीतीश खड़े हुए हैं, इसलिए नीतीश की पार्टी का बहिष्कार वो कर रहे हैं। लेकिन नीतीश की इफ्तार पार्टी अच्छे से हुई। फिर भी कहा गया कि बॉयकॉट करने वाले मुस्लिम संगठन RJD प्रायोजित थे, खामखा हवा बना रहे थे। न बिहार के मुस्लिम संगठनों का बाइकॉट काम आया, न कौम के गुमनाम झंडा बरदारों की अपील। रविवार को नीतीश ने इफ्तार के लिए सबको खुले दिल से बुलाया, इसलिए मुस्लिम समाज बेधड़क CM आवास पर चला आया।
नीतीश कुमार के साथ रोजेदारों ने खजूर खाकर मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी की मुखालफत करने वालों को संदेश दे दिया कि नीतीश सबके हैं। दरअसल रमजान के 22वें रोजे पर सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी गई इफ्तार पार्टी से ठीक पहले इमारत-ए-शरिया नाम के एक मुस्लिम संगठन की तरफ से ये चिट्ठी जारी करके वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार के स्टैंड का हवाला देकर मुसलमानों से मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने की अपील कर दी गई। शनिवार को जारी की गई इस चिट्ठी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमाते इस्लामी हिंद, खानकाह मुजिबिया और खानकाह रहमानी जैसे 7 मुस्लिम संगठनों का हवाला देकर मुस्लिम समाज से नीतीश कुमार के दावत-ए-इफ्तार से दूर रहने को कहा गया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मरकजी हुकूमत ने लाया है, ये बिल दस्तूर हिंद, आईन हिंद और शरीयत के खिलाफ है। मिली जमातों ने बहुत ही मजबूरी में ये फैसला किया कि जब नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बिल की हिमायत कर रही है तो हमें उनकी दावत इफ्तार में शिरकत नहीं करनी चाहिए। हालांकि रविवार को शाम होते होते इमारत-ए-शरिया की इस अपील की हवा निकल गई, जब पटना के सीएम आवास के अंदर भारी संख्या में जालीदार टोपी लगाए मुस्लिम समाज के लोगों ने नीतीश कुमार के संग इफ्तार की और सीएम के इफ्तार के बहिष्कार की अपील करने वाले मुस्लिम संगठनों को आईना दिखा दिया। इमारत-ए-शरिया का जो लेटर निकला है, हमको लगता है ये सरासर फर्जी है। ये आरजेडी का एक बड़ी साजिश है। आरजेडी के बड़ी साजिश की वजह से ये चीज़ निकाला गया है। हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। उन लोग को मुख्यमंत्री से एलर्जी है, इसीलिए वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी दोनों का काम किया, मुसलमान और हिंदू सबको एक साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। इन लोग अंधड़क के लिया गया फैसला है और ये फैसला से कुछ नहीं होता है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को जेडीयू के समर्थन के बाद मुस्लिम संगठन लगातार नीतीश कुमार से बिल का विरोध करने की मांग कर रहे हैं और इफ्तार पार्टी के बाइकॉट का संदेश देकर मुस्लिम संगठन विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो बड़े पैमाने पर जेडीयू और आरजेडी के साथ रहता है। बिहार के 4 मुस्लिम बहुल जिलों में 24 विधानसभा सीटों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी ने साथ लड़कर 76% मुस्लिम वोट हासिल किए, जबकि एनडीए को सिर्फ 5% वोट ही मिल पाए। जेडीयू और बीजेपी कह रही है कि नीतीश के इफ्तार से मुसलमानों को दूर रखने वाली चिट्ठी के पीछे असल में आरजेडी है, जो बिहार चुनाव से पहले एनडीए के हिस्से का मुस्लिम वोट हजम करने की कोशिश में है। नीतीश कुमार जी सेकुलर हैं, पक्के सेकुलर हैं, हमेशा हम सबके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, ये भी बिलीव है, विश्वास है मुझे। रही सवाल रोजा अफ्तार है, रोजा अफ्तार कोई पॉलिटिकल नहीं होती है, कोई ये प्रोग्राम पॉलिटिकल नहीं होता है। ये अफ्तार की पार्टियां जो होती है एक भाईचारा मोहब्बत के लिए होती है। विपक्ष को जानता है कि आने वाले दिनों में हम जीरो पे आउट हो जाएंगे, तो इसको लेकर एक साजिश, जबरदस्त साजिश भी है। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है, जबकि सीएम नीतीश कुमार एनडीए के सबका साथ और सबका विकास के संकल्प के साथ बिहार का विकास और आपसी सद्भाव के साथ चल रहे हैं। हालांकि रविवार को नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी की जो तस्वीरें सामने आई, वो यही इशारा कर रही है कि कई मुद्दों पर मनमुटाव के बावजूद बिहार में मुसलमानों के बीच नीतीश कुमार की पुरानी सेक्युलर छवि और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार है। अगले हफ्ते संसद में वक्फ बिल आ सकता है, उसी वजह से नीतीश पर प्रेशर बनाने की ये पॉलिटिक्स है। लेकिन नीतीश कुमार आज जंगलराज के मुद्दे पर एक बार फिर निशाने पर आए। कल पटना में एक अस्पताल डायरेक्टर की जिस तरीके से हत्या हुई है, उसके बाद आज भी जमकर निशाने साधे गए कि बिहार की कानून व्यवस्था संभालना अब नीतीश के बस की बात नहीं है। जहां 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को त्यागपत्र जो है अब दे देना चाहिए। तड़ाम 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 धड़ाम धड़ाम की जो कल्चर बढ़ी है, शहरी इलाकों में भी जिस तरीके से
घटनाएं यहाँ पर एकदम से बढ़ी हैं, ये यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। एक तरफ राष्ट्रगान के दौरान यहाँ वहाँ देखते हिलते डुलते नीतीश कुमार, दूसरी तरफ बिहार में एक के बाद एक हाईलाइट होती अपराध की घटनाएं। कुल मिलाकर चुनावी साल में माहौल बनाने की कोशिश है कि नीतीश कुमार के वश में अब ना तो खुद को संभाल पाना है, ना बिहार को संभाल पाना। विपक्ष धुन पकड़कर बैठ गया है कि नीतीश खुद ही पीछे क्यों नहीं हट जाते, सीएम की नई रेस में पड़ने के बजाय आज ही सीएम की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते। कभी महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी कर देते हैं, अपमानित किया जाता है, कभी नौजवानों को अपमानित करते हैं, कभी कहते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी 10 सालों, फिर जो है राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। तो स्थिति बड़ी नाजुक है, जहां 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को त्याग पत्र जो है अब दे देना चाहिए। नीतीश अपनी सेहत के साथ सुशासन को लेकर भी निशाने पर हैं। उन्हें कानून व्यवस्था पर घेरा जा रहा है, जंगल राज के आरोप लगाए जा रहे हैं। कल इसमें और तड़का लगा जब पटना के एक निजी अस्पताल में कुछ लोग बेखौफ घुसे और अस्पताल डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। अगमकुआ थाना इलाके का वो हॉस्पिटल जहां सुरभि और उसके पति दोनों मिलकर अस्पताल चला रहे थे। अचानक बीते दिन दोपहर में दिन दहाड़े सुरभि पर गोलियों की बौछार की गई, जिसके बाद सुरभि की मौत हो गई। पुलिस अब तक हत्यारे को नहीं ढूंढ पाई है, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है और एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में हाल के महीनों में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। हर हत्या लूट की गिनती कर रहा है। 22 मार्च को पटना में डॉक्टर की हत्या से पहले 21 मार्च को हाजीपुर में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। 20 मार्च को बेगूसराय में अपराधियों ने केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद के रिश्तेदार को गोली मार दी। 17 मार्च को मुंगेर में डायल 112 की टीम पर हमला हो गया। 14 मार्च को मुंगेर में एक एएसआई की हत्या कर दी गई। 13 मार्च को अररिया में पुलिस वाले की पीट कर हत्या की गई। 10 मार्च को आरा में ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की लूट की वारदात के अलावा मार्च महीने में ही बेखौफ अपराधियों ने बिहार में कई और बड़े कांड कर डाले। बिहार में लालू यादव के दौर को नीतीश आज भी जंगल राज के नाम से याद दिलाते हैं। इन बढ़ती वारदातों के बाद अब यही सवाल नीतीश के खिलाफ पलट कर आ रहा है कि अगर वो जंगल राज था तो फिर अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है। आज की घटना, पटना की कई घटना जो जिस तरह से तड़ाम 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 धड़ाम धड़ाम की जो कल्चर बढ़ी है, ये जरूर अपने आप में सोचने की विषय है कि आखिर ये सरकार कौन चला रहा है। घटनाएं यहाँ पर एकदम से बढ़ी हैं, ये यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। हम लोग सरकार का हिस्सा होते, हम लोग और मजबूती से अपनी बातों को हम लोग रखते। जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आरजेडी पूरे बिहार तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश में है कि भले ही नीतीश ने 20 साल बिहार चला लिया, लेकिन अब वो थक चुके हैं, नॉन सीरियस है और बहुत हद तक बीजेपी के आगे बेबस मजबूर है, अपना विजन खो चुके हैं। एक नया पोस्टर जारी किया गया है, बल्कि इस पोस्टर को आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर लगाया गया है और जाहिर है इस पर नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। इस पोस्टर को आप देख सकते हैं, द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, जन गण मन अधिनायक जय है और आपको सामने नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे। इनको कैजुअल बताया गया है और नॉन सीरियस बताया गया है तब जब राष्ट्रगान हो रहा है। लगातार आरजेडी इसे लेकर नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रही है। हालांकि बार बार नॉन एक्टिव बताए जाने का जवाब नीतीश कुमार ने कल ही पटना की सड़कों पर एक्टिव होकर दिया था। बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार फिट एंड फाइन है और आरजेडी के सारे पैंतरे फेल करेंगे। शरीर और मन से चैतन्य होकर के उन्होंने बिहार की सेवा की है। ऐसे सवाल हताशा और बौखलाहट में कोई राजनेता उठाता है। आरजेडी को अमेरिका ट्रंप साहब के पास मैं भिजवा देता हूं, तब उम्र का तकाजा उनको मालूम है। बेरोजगार आरजेडी, बेरोजगार प्रतिपक्ष के पास कोई काम नहीं है, मुंह में लार टपकता रहता है सत्ता के लिए।
बिहार में आरजेडी के खिलाफ जंगल राज और परिवारवाद ये नीतीश के दो बड़े मुद्दे रहे हैं। ये वो भी समझ रहे हैं कि आरजेडी इन्हीं मुद्दों में उन्हें घेरना चाह रही है। हालांकि ये तथ्य है कि सार्वजनिक मौकों पर नीतीश कुमार ने हाव भाव से हैरान किया है। अपनी सेहत पर सवाल उठाने के खुद ही मौके दिए हैं। फिर भी कहा जा सकता है कि नीतीश को बैकफुट पर ला पाना विपक्ष के लिए बहुत आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इतिहास की खुदाई की तरफ लेकर चलती हूं आपको, क्योंकि इस वक्त देश में इतिहास खोदने का एक ट्रेंड चल रहा है। हर नेता जैसे हाथ में कुदाल फावड़ा लेकर इतिहास खोदने को तैयार हो। शिवाजी के अपमान से शुरू हुआ ये विवाद अब राणा सांगा के अपमान तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, उनके बयान को लेकर सियासी घमासान अब कहां पहुंचा, रिपोर्ट देखिए। पहले औरंगजेब वर्सेस शिवाजी पर जुबानी जंग। औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। फिर सालार गाजी और राजा सुहेल देव पर युद्ध। ये सालार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं का धर्मांतर कराया, बलात्कार करवाए। इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जब इतिहास पढ़ लेंगे तो फिर ज्ञान की बात करेंगे। अब बाबर वर्सेस राणा सांगा पर जुबानी लड़ाई। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सियासी जंग में इतिहास के सारे किरदार एक एक करके जिंदा किए जा रहे हैं और उन पर एजेंडा साधा जा रहा है। शिवाजी के अपमान से शुरू हुए विवाद को राणा सांगा के अपमान तक समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन लेकर आए, वो भी संसद के अंदर कुछ इस तरह। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राज्यसभा में तो गद्दार शब्द कार्रवाई से निकाल दिया गया, लेकिन बाहर बखेड़ा होना तय था। सवाल अखिलेश यादव तक पहुंचा तो वो एक बार फिर अपने नेता और उसके बयान के बचाव में खड़े हो गए। अखिलेश इतिहास बताने लगे। इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? अखिलेश यादव अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान का बचाव करने पर भी घिरे थे। राणा सांगा के अपमान के सवाल पर भी उन्होंने रामजी लाल सुमन को खुलकर बचाया। वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। अखिलेश ने इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। इस पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने राणा सांगा का अपमान करने पर उनकी समाजवादी पार्टी का वर्तमान और भविष्य बता डाला। अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को इमीडिएटली इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा तो इस पार्टी का अंतिम समय आ गया। मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर उंगली उठी तो विरोध के ज्यादा सुर भी अब राजस्थान से ही उठ रहे हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक है जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे हैं। आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। राणा सांगा राजपूत शासक थे। उनके अपमान पर यूपी के राजपूत नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी को चेतावनी दे दी। जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। और ये गुस्सा अब समाजवादी पार्टी के अंदर भी दिखने लगा है। अखिलेश ने भले ही रामजी लाल सुमन का बचाव किया, लेकिन पार्टी के अंदर राजपूत बिरादरी के एक बागी विधायक ने गुस्सा नहीं छिपाया। देव के महान राजाओं को, जो देव के लिए अपने जीवन को कुर्बान किए हैं, उनको हम गद्दार कहेंगे। ऐसे में टिप्पणी बिल्कुल उचित नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनके खिलाफ, और नहीं तो इनको पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए। और इतने तीखे रिएक्शन होने के बाद खुद रामजी लाल सुमन भी सफाई देने सामने आ गए।
सफाई देने की नाकाम कोशिश करते रहे कि राणा सांगा को गद्दार कहीं नहीं कहा। मैं किसी जाति धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी को आहत करे। ऐतिहासिक तथ्य है, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। कल ही राजस्थान की राजपूत सभा ने इस इतिहास को खारिज किया था कि बाबर को राणा सांगा ने ही भारत बुलाया था। कुछ इतिहासकारों ने भी आज इतिहास के पुराने पन्ने खोले। राणा सांगा की हेल्प बाबर ने मांगी थी, ऐसा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहती है। ऑन दी अदर हैंड बाबरनामा ये कहती है कि बाबर की हेल्प करने के लिए राणा सांगा खुद राजी हुए थे। सतीश चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया में कहते हैं कि ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि राणा सांगा को कहीं ना कहीं लगता था कि अगर इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया जाएगा, वो हरा दिया जाएगा, तो उसके बाद जब बाबर वापस चले जाएंगे तो ये सारी की सारी जो टेरिटरीज हैं, जो एरिया है नॉर्थ इंडिया का, वो राणा सांगा कैप्चर करे। औरंगजेब से राणा सांगा तक आए विवाद में आज संघ ने भी फिर एंट्री ली। पहले कहा था कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, आज सीधे कहा कि औरंगजेब आइकॉन नहीं हो सकता। भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। ये साफ दिख रहा है कि औरंगजेब से राणा सांगा तक ये तनातनी अभी और चल सकती है। देखिए, बात बहुत साफ है। इतिहास तो इतिहास है, इतिहास से सबक लिया जा सकता है, लेकिन अगर इतिहास का हिसाब वर्तमान में करने बैठेंगे तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। और अब आज का जनहित स्पेशल। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में रोज खुलासे हो रहे हैं। आज सबसे बड़ा खुलासा सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ कि उसे किस हद दर्जे की क्रूरता से मारा गया। पुलिस इस मर्डर का मोटिव जानने के लिए मेरठ से शिमला तक खाक छान रही है। मुस्कान, साहिल को लेकर लगातार नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। जो कहानियां बन रही हैं उससे तो शक जा रहा है कि इस हत्या में क्या कोई और भी शामिल था। होता था। ड्रम से निकालकर सौरभ के शरीर का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि मुस्कान ने उसका दिल भी चाकू से चीर दिया था। इतना जोर का वार किया कि चाकू सीने के आर पार हो गया था। डॉक्टर्स ने जब सौरभ के शरीर को देखा तब सिर धड़ से अलग था, दोनों हाथ गर्दन से अलग थे। सौरभ के सीने पर 3 वार थे, दोनों कलाइयां कटी हुई थी, गर्दन पर भी चाकू का वार था। सौरभ की मौत की वजह थी सदमा और खून का ज्यादा बहना। सदमा अपनी पत्नी के हाथों काटे जाने का। सीने पर चाकू का वार होते ही सौरभ को दिल का दौरा पड़ा और ताबड़तोड़ चाकू के वार झेलने के बाद उसने दम तोड़ दिया। आगे की पड़ताल के लिए अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। पीएम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट आया है कि जो डेथ का कोज है वो शॉक एंड हैमरेज है, और इसमें बताया गया है कि लेफ्ट साइड में छाती के ऊपर 3 बार चाकू से वार किया गया था। साथ ही जो गर्दन है और हाथ की कलाई हैं उनको काटने के निशान भी मिले हैं और वो जिस्म से अलग थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि सौरभ की बॉडी 14 दिन पुरानी थी, वो सड़ने लगी थी। ये पहले ही साफ हो गया था कि सौरभ को मारने और काटकर ड्रम में डालने के बाद मुस्कान और साहिल घूमने के लिए हिमाचल निकल गए थे। मुस्कान और साहिल ने 5 मार्च को शिमला में एक रूम लिया था। स्टाफ को बताया था कि नई शादी है, हनीमून पर आए हैं। शिमला से 10 मार्च को दोनों कसोल पहुंचे। यहाँ भी खुद को पति पत्नी बताया और 6 दिन तक कसोल में मौज मस्ती की। 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, रखे 5-6 दिन के रुके थे। रिलेशन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है। आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका, और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था।
हिमाचल के टूरिस्ट प्लेस में होटल लेने के दौरान साहिल और मुस्कान ने अपने आप को पति पत्नी बताकर हनीमून मनाने आए हैं कहा। यह बयान उनके केस को जटिल कर सकता है। हालांकि हिमाचल के किसी भी टूरिस्ट प्लेस में होटल लेने के दौरान यह बताना जरूरी नहीं है कि वो शादीशुदा हैं या फिर नहीं। शिमला वाली कहानी में ट्विस्ट बहुत है। जिस तरह से ये लोग आंख मिचौली कर रहे थे, उससे सवाल उठते हैं, क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों खुद को शादीशुदा बता रहे थे? क्या शिमला में दोनों की किसी और से मुलाकात हुई थी? कहीं सौरभ राजपूत के मर्डर प्लान में कोई और भी शामिल था? हत्याकांड का शिमला कनेक्शन साफ होना जांच के लिहाज से जरूरी है, इसीलिए मेरठ पुलिस की एक टीम वहीं डटी हुई है। देखिए, ड्राइवर ने अपने बयानों में बताया था कि ये लोग शिमला, मनाली और कसोल गए थे, जिसमें हमारे ड्राइवर के बयानों से पता चला कि किन किन होटल्स में वो गए हैं। वहाँ पर उसके लिए हमारी एक टीम का गठन किया जा चुका है। सीसीटीवी है, जितने भी रजिस्टर एंट्रीज हैं, आधार कार्ड की फ़ोटोज़ हैं, वो सब हम कलेक्ट करें। हर पहलू पर हम विवेचना पर काम कर रहे हैं। जितने भी इसमें लोग आगे आए हैं, जितने भी लिंक में लोग थे, उन सभी से हम पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस केस में अब तक 10 से 12 लोगों से पूछताछ कर ली गई है। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने साहिल मुस्कान को शिमला में कमरा दिया, जिन्होंने मेरठ में मुस्कान को ड्रम बेचा जिसमें लाश भरी गई, वो जगह जहां से मुस्कान ने 22 फरवरी को चाकू खरीदा, और वो जगह भी जहां से मुस्कान ने कुछ दवाई इंजेक्शन खरीदे थे। जिस मेडिकल शॉप से मुस्कान ने नींद की दवाइयां ली, आरोप है कि उसने मोबाइल पर पर्चा देखकर ही मुस्कान को नशे का इंजेक्शन दे दिया। ड्रग्स विभाग की टीम ने इस दुकान पर भी छापा मारा और दवा इंजेक्शन की पड़ताल की। जो ये प्रकरण है मुस्कान वाला, इसी की जांच में आया हूँ, क्योंकि पता चला है कि कुछ दवाइयाँ उन्होंने यहाँ से ली हैं। तो उन्हीं दवाइयों की जांच के लिए मैं आया हूँ कि क्या दवाइयाँ इन्होंने दी हैं उन्हें, किस तरीके की दवाइयाँ थी, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ थी या ओवर द काउंटर दवाइयाँ थी, उसी की जाँच चल रही है। सौरभ की हत्या में एक नया ट्विस्ट सट्टेबाजी का भी आया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साहिल सट्टा खेलने का आदी था। सौरभ जो पैसे मुस्कान को घर के और बेटी पीहू के खर्चे के लिए देता था, वो पैसे मुस्कान साहिल को दे देती थी और साहिल उन पैसों से सट्टेबाजी में दांव आजमाता था। पुलिस को शक है कि कहीं पैसे के विवाद में तो सौरभ की हत्या नहीं हुई। क्या साहिल किसी कर्ज में डूबा था और उसे चुकाने के लिए सौरभ की हत्या हुई? क्या सौरभ को मारकर इंश्योरेंस के पैसों की हेरफेर की प्लानिंग तो नहीं थी? साहिल को सट्टा खिलाने वाले अब पुलिस के रडार पर हैं। वहीं हत्या के बाद तंत्र मंत्र से जुड़े कुछ लोग भी साहिल के घर के पास रेकी करते देखे गए हैं। यहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि साहिल के घर पर ताला लगा हुआ है और साथ ही साहिल के घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। भारी तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि जो अधिकारियों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ लोग यहाँ पर साहिल के घर की रैकी करते हुए पाए गए और पता ये भी चला है कि वो लोग अंदर जा कर के देखना चाहते थे कि किस तरीके से तंत्र विद्या होती है, इसीलिए यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। देश में अपने तरह की इस दर्दनाक और खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में अब भी दर्जनों पेच है। बाहर से केस बहुत हद तक सुलझा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे नई कहानियां आ रही हैं, गुत्थी उलझती जा रही है। अंदेशा उस दिशा में है कि जरूर इस हत्याकांड में मुस्कान और साहिल के अलावा भी कोई और है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने हत्या की बात कबूल ली है, लेकिन हत्या की वजह अभी भी साफ नहीं है कि सौरभ को इस बेदर्दी से क्यों मारा गया। इस क्रूरता के पीछे किस हद तक नफरत थी, असल वजह क्या थी? खबर है कि ये सारी कड़ियां खोलने के लिए पुलिस मुस्कान और साहिल की 5 दिन और रिमांड मांग सकती है। दरअसल देश में सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स हैं। एक्स, फेसबुक, इंस्टा पर टाइम खपाने में हम भारतीयों ने दुनिया को पीछे छोड़ रखा है, और इसके बावजूद देश में एक तबका ऐसा है जो सोशल मीडिया से तौबा करता है, ना कुछ लिखता है, ना कुछ शेयर करता है। इसकी वजह है क्योंकि एक बार कुछ लिख दिया तो दूसरी तरफ से ऐसी ऐसी गंदी भद्दी गालियां आती हैं कि उसी ओछे स्तर पर उतरकर उनका जवाब देना तो संभव हो नहीं पाता है। अब तक तो ये गाली गलौज की जो भाषा यूजर्स इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन से एलन मस्क का एक्स प्लेटफॉर्म इसमें नाम कमा रहा है, क्योंकि एक्स ने जो ग्रॉक नाम का एआई चैटबॉट बनाया है वो खुद ही गालियों से गंद मचाने पर उतर आया है।
जिस हल्की और सस्ती भाषा से बचने के लिए हम सोशल मीडिया पर जाने से बचते हैं, वो भाषा खुद ये ग्रॉक बोल रहा है। ये एक नया सोशल संकट है और इसका विलन ये ग्रॉक है। भारतीय दर्शन में शब्द को ईश्वर और परम ब्रह्म कहा गया है। कहते हैं भाषा किसी व्यक्ति के चरित्र का पहला प्रमाण पत्र होती है। व्यक्ति का बोला गया एक एक शब्द बता देता है कि वो किन संस्कारों में ढला है। एलन मस्क का ग्रॉक चैटबॉट इसी संस्कार टेस्ट में फेल हुआ है। संकेत मिले हैं कि ग्रॉक की गंदी बोली पर सरकार एक्शन में आ रही है। ग्रॉक की गालीबाजी भाषा का पूरा डेटा जुटाया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर जो शब्द आप देख रहे हैं, ये तो ग्रॉक की गालीबाजी भाषा का एक साधारण सा सैंपल है। लोगों के सवालों पर ये एआई चैटबॉट ऐसे सड़क छाप शब्दों में जवाब दे रहा है जिन्हें हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, बोलने की तो सोच भी नहीं सकते। एक सवाल पर ग्रॉक ने अखिलेश यादव को टोटी चोर लिख दिया। होली पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बुरा न मानो होली है टाइटल से एक्स पर एक पोस्ट की थी। इसे किसी ने ग्रॉक पर डाल दिया। इस पर ग्रॉक ने बड़ी बेहुदगी से जवाब दिया और आखिरी लाइन में तो तेज प्रताप को सीधे सीधे गाली तक दे डाली। इन गालियों से इतर बात करें तो ये भी सवाल है कि क्या ग्रॉक का भारत में कोई पर्सनल एजेंडा भी है? क्या इसकी प्रोग्रामिंग में भारत को लेकर कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी फिट किया गया है? ग्रॉक से एक ने सवाल पूछा, भारत का सबसे अच्छा राजनेता कौन है? तो जवाब था राहुल गांधी, देशभक्त और सबसे अच्छे नेता है। एक ने पूछा आजादी की लड़ाई में आरएसएस कहाँ था? तो जवाब था आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं है। हालांकि ये एआई चैटबॉट बीच बीच में खुद को निष्पक्ष भी दिखाता है। ग्रॉक से किसी ने सवाल पूछा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले पहले 3 नाम बताओ, तो उसका जवाब था डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और जॉर्ज सोरोस। पहले खबरें थी कि सरकार ने ग्रॉक पर जांच बिठा दी है। एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म को नोटिस भी भेजा है, लेकिन स्पष्ट कर दे कि आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने ऐसे किसी नोटिस से इनकार किया है। इसे लेकर कई विपक्षी नेता सरकार को अमेरिकी दबाव में होने का ताना भी दे रहे हैं। अगर एक एआई प्लेटफॉर्म ने बिना ट्रेनिंग किए या गलत तरीके से ट्रेनिंग या बायस के साथ हमारे देश में हमारे कंज्यूमर्स को गलत इंफॉर्मेशन देता है, वो अंडर लॉ वो अकाउंटेबल उसके लिए होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा प्रोपोजिशन है। गवर्नमेंट इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू प्रेज टू ट्राई एंड समहाउ curry favor with the Trump administration. Do you think that the government of India will have the gumption to give a notice to X over Grok? ग्रॉक सोशल मीडिया में सस्तेपन, ओछेपन और अश्लीलता का एक नया लेवल लेकर आया है। इसके बाद एआई की नैतिकता और नियंत्रण को लेकर एक बहस चल पड़ी है कि क्या मजाक और गाली में अब कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये टेक्नोलॉजी अभी इसलिए इतना एडवांस कर पाई है क्योंकि रियल टाइम डेटा फीड्स बहुत केपेबल एंड रिलायबल हो गए हैं। दूसरा, हाई स्पीड जीपीयूज जिसको हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, वो यूज करके ये मॉडल्स को अब ट्रेन करा जा सकता है फास्टर टाइम में एंड कम रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। 2023 में जब ग्रॉक लॉन्च हुआ था तो एलन मस्क ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे मजेदार एआई चैटबॉट होगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये गाली देने लगेगा। और ये लैंग्वेज इश्यूज इस वजह से हैं क्योंकि इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर यूजुअली लोग ऐसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो यूजर्स उसको यूज करें जो इसको एज अ ह्यूमर अच्छा नहीं मानते। ग्रॉक की मस्खरी का ज्यादातर हिस्सा द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी से लिया गया है। एआई एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्रॉक में सख्त फिल्टर होना चाहिए, वरना ये क्रेडिबिलिटी खो देगा और लंबा नहीं टिक सकेगा। ग्रॉक एआई के आउटपुट्स पे हम कंटेंट फिल्टरिंग लगा सकते हैं जिससे कि ऐसे फाउल लैंग्वेज या ऐसे फाउल वर्ड्स आउटपुट में ना आए। हालांकि XAI जो ग्रॉक एआई को मोर ह्यूमन लाइक नेचर देना चाहता है या एक एंटरटेनिंग फीचर देना चाहता है, तो उससे आसान होगा कि हम यूजर्स को एक सेटिंग्स दें जिसमें वो इस अनहिंज्ड मोड को ऑन या ऑफ कर सकें। एआई चैटबॉट में ग्रॉक की टक्कर ओपन एआई के चैट जीपीटी
और चाइना के डीप सीक से है। एलन मस्क ने इसी फरवरी में ग्रॉक को यूजर्स के लिए फ्री किया था। एक यूजर ने चैट जीपीटी से पूछा कि ग्रॉक का कंटेंट हल्का क्यों है, वो गालियां क्यों देता है। चैट जीपीटी का जवाब था, ये ग्रॉक पर ट्रंप और एलन मस्क का असर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पर आपको तमाम फलसफे सुनने को मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कुछ भी फिल्टर्ड नहीं होना चाहिए। ग्रॉक की गालीबाजी पर किसी ने एलन मस्क से जवाब मांगा, तो देखिए जवाब क्या था। एलन मस्क ने एक स्माइली इमोजी बनाकर जवाब दिया। मतलब तो यही हुआ कि एलन मस्क के लिए ये कोई बड़ा इशू है ही नहीं। लुधियाना नगर निगम के स्केटिंग ग्राउंड के नजदीक एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे भी वहां पड़ा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में काला धुआं फैल गया, लपटें निकल रही थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस पूरी घटना में फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। जनहित देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।